ओके, सो हेडिंग डालना सारे बच्चे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है प्रायिकता, जनरल सेंस होता है चांस, किसी भी चीज के होने का क्या चांस है, इसको मेजर करने के लिए, इसको नापने के लिए हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? जैसे कि बारिश होने का अगर चांस 100% है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या बोलेंगे? 1। बारिश होने का चांस अगर 0% है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी को जब डिफाइन किया गया तो अलग अलग एरा में अलग अलग तरीके से डिफाइंड हुआ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, आप समझना और उसका आंसर करना। मान लो एक कॉइन को मैं 100 टाइम्स टॉस कर रहा हूं, जिसमें 70 टाइम्स मुझे हेड मिल रहा है और बाकी 30 टाइम्स मुझे टेल मिल रहा है। तो अगर मैं फिर से कॉइन को टॉस करूंगा तो हेड आने का क्या चांस है? मैंने कितने बार टॉस किया? पहले 100 बार, जिसमें 70 बार मुझे हेड मिला और 30 टाइम्स मुझे टेल मिला। अब मैं 101वीं बार एक बार और टॉस करूंगा तो हेड आने का क्या चांस होगा? तो आप लोग आंसर करोगे 70/100। क्या ये क्लियर हो गया? ये एक अप्रोच है इस सॉल्यूशन को सोचने की, लेकिन क्या ये सही है या गलत है वो देखेंगे। और इस अप्रोच को ट्रायल बेस्ड मेथड बोलते हैं प्रोबेबिलिटी को निकालने का, जिसमें हमने टोटल कितने बार ट्रायल किया और कितने बार हमारा फेवर वाला आउटकम आया, फेवरेबल आउटकम आया। दूसरा जो अप्रोच होता है उसमें हम ये देखते हैं कि भाई कॉइन को टॉस करना हमारा एक एक्सपेरिमेंट, एक टास्क है। उस एक्सपेरिमेंट के दो आउटकम होंगे। कौन से दो आउटकम होंगे? हेड और टेल। कौन से आउटकम होंगे? हेड और टेल। तो ये दो आउटकम्स होंगे। तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों के आने का चांस क्या है? बराबर है। दोनों का आने का चांस क्या है? बराबर है, इक्वल है। तो यहां पर हमारे पास हेड आने की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कितने हेड है हमारे पास? नंबर ऑफ हेड्स कितना है एक कॉइन में? 1। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? अगर कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 पॉसिबल आउटकम है। तो फेवरेबल आउटकम हमारा 1 हुआ, ऑल पॉसिबल आउटकम हमारा 2 हुआ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। लेकिन यहां पर प्रोबेबिलिटी कुछ और आ रही थी। यहां प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी? 7/10। ठीक है, तो इसको ट्रायल बेस्ड मेथड बोलते हैं या क्लासिकल अप्रोच बोलते हैं प्रोबेबिलिटी की। और ये जो अप्रोच है इसको एक्सियोमेटिक अप्रोच बोलते हैं। तो अगर आप लोगों ने 9th में प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, कुछ स्कूल में पढ़ाया गया, कुछ स्कूल में नहीं पढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये वाला मेथड आपने पढ़ा था जिसमें आप ट्रायल बेस्ड प्रोबेबिलिटी निकालते थे। लेकिन जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं 10th 11th 12th में आप ये मेथड पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं एक्सियोमेटिक मेथड, एक्सियोमेटिक अप्रोच। ठीक है, तो इस अप्रोच को हम समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना, जो जो मैं वर्ड बोल रहा हूं वो लिखते जाना, क्योंकि मैं इसको समझाते समय यूज करूंगा। पहला वर्ड लिखो रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई भी काम जिसका आउटकम रैंडम हो, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम्पल के लिए, एक डाइस को फेंकना जिसके आउटकम क्या होंगे हमें नहीं पता रहता। कॉइन को टॉस करना, ताश के पत्ते हैं उसमें से एक पत्ते को बाहर निकालना, कौन सा पत्ता आएगा पता नहीं। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या ये क्लियर हो गया पहला चीज? अगला लिखना सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। इसके बाजू में इस चीज को डिफाइन कर लो ताकि पता रहे। ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अगर मान लो मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है कॉइन को टॉस करना, तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? हेड आना या फिर टेल आना। तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा? हेड आएगा या फिर टेल। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट है डाइस को रोल करना,
तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया ये चीज? तो जो भी एक्सपेरिमेंट है उसके आउटकम को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये क्लियर हो गया? अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? तो इसको हम यूजुअली एस से शो करते हैं, कैपिटल एस से। ठीक है? और जैसे अगर मान लो मैंने ये वाला जो एक्सपेरिमेंट लिया, कौन सा, डाइस को फेंकना, तो आउटकम मेरे पास क्या क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। तो उसको हम इस तरीके से शो करते हैं जो आपको सामने दिख रहा है, उसके आउटकम को कॉमा करके शो करेंगे। अगर मान लो मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है, कॉइन को टॉस करना, तो आउटकम को मैं कैसे लिखूंगा, एस इज इक्वल्स टू एच कॉमा टी, मतलब या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्या ये समझ में आ गया रिप्रेजेंटेशन? यहां तक क्लियर ना? लिखते जाना, ये सब चीजें काम की है। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने देख लिया, 2 एग्जाम्पल्स हो गए। अब कई बार ये चीज आप देखोगे, मैं लिखूंगा एन लिखूंगा, फिर ब्रैकेट में एस लिखूंगा। तो इस चीज का मतलब क्या होगा और क्या समझना है? एन का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। एस का मतलब क्या है यहां पर, सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, इसका ये मतलब होगा। समझ में आ गया? तो इस एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, इसमें कितने एलिमेंट है 6, तो एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी हो गई 6। क्या ये चीज समझ में आ गई? इस एग्जाम्पल के लिए अगर हमने क्वाइन को टॉस किया है तो एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है बताओ, 2। तो एन ऑफ एस की वैल्यू यहां पर क्या आ गई 2। क्या ये टर्म समझ में आ गया सभी को? ओके। इसके बाद ये सब अगर लिख लिया तो लिखो एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, सॉरी एक्सपेरिमेंट तो लिख लिया ना, इवेंट। इसके बाद लिखो इवेंट, इवेंट। इवेंट में लिखना सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इसमें लिखो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है? अब इसका मतलब क्या है, ये सबसेट का मतलब क्या है समझना। अगर मान लो मैंने एक डाइस को रोल किया तो सैंपल स्पेस मुझे क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6। ये क्लियर हो गया? अब इसके कुछ एलिमेंट को, कुछ चीजों को अलग से निकाल के लिख देता हूं। मान लो मैं एक इवेंट ऐसा लिखता हूं, इवेंट E1 है, E1 है मेरा, या इवेंट E है, इवेंट E मैं बोलता हूं इवन नंबर आना, इवन नंबर आना। तो इवेंट ई के अंदर एलिमेंट क्या क्या आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 2 4 6। क्या ये समझ में आ गया? तो इसे इवेंट ई बोल देंगे, जो कि इसके कुछ एलिमेंट को मिला के बना हुआ है। एक और नया इवेंट में एफ डिफाइन करता हूं, तो इवेंट एफ, मान लो मैं बोलता हूं ये इवेंट एफ है, ऑड नंबर आना। तो ऑड नंबर कौन कौन से बताओ, 1 3 5। तो इवेंट एफ ये हो जाएगा। समझ में? मैं एक और इवेंट ए ले रहा हूं, इवेंट ए मैंने डिफाइन किया, मैंने एक बोला, मतलब मैंने इवेंट ए, हम क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको क्या स्टेटमेंट है। अगर मान लो क्वेश्चन में रहेगा कि गेटिंग ए नंबर लेस देन 4, गेटिंग ए नंबर लेस देन 4, तो क्या आएगा, इवेंट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट को हम लेंगे काउंटिंग में 1 2 3। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 2 3। क्या ये समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5, गेटिंग ए नंबर लेस ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5, तो क्या लेंगे यहां पर 3 एंड 4। तो क्या ये समझ में आ गया? तो इवेंट में जो एलिमेंट आएंगे वो एक्चुअल में सैंपल स्पेस के ही कुछ वैल्यूज रहेंगी, आउटकम्स रहेंगे। क्या यहां तक का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, तुम लोग मुझे ना उसके इवेंट्स वगैरह लिख के, उसके सारा पूरा स्ट्रक्चर लिख के बताना। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। कंसीडर ए सेट ऑफ कार्ड्स, consider a set of cards with marking from 0 to 9, with marking from 0 to 9, full stop.
One card is drawn at random. One card is drawn at random from this pack. One card is drawn at random from this pack. Full stop. One card is drawn at random from this pack. Full stop. नहीं लिखा क्या ठीक से? Consider a set of card with marking from 0 to 9. One card is drawn at random from this pack. Pack मतलब pack of card. हाँ डेक भी बोल सकते हो. यहां तक हो गया सबका. अब फर्स्ट पार्ट लिखना क्वेश्चन का. राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स. राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स. सेकेंड पार्ट लिखना. राइट द एलिमेंट्स या राइट इवेंट ए. राइट इवेंट ए. राइट इवेंट ए. राइट इवेंट ए. फिर कोलन करके लिखना गेटिंग प्राइम नंबर. गेटिंग प्राइम नंबर. फिर उसके नीचे लिखना राइट इवेंट बी. गेटिंग ऑड नंबर लेस देन 7. फिर लिखोगे इवेंट सी गेटिंग even number more than 4 and less than 9. फुल स्टॉप. लिख लिया सबने? ओके, दैट्स इट. इतना काम आपको करना है. तो चलो, सबसे पहले आपको उसने सेट दे दिया. सेट है कार्ड्स का सेट और कार्ड में नंबरिंग है 0 से लेके 9 तक. ठीक है. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एक कार्ड को रैंडमली सेलेक्ट करना उसमें से, वो आपका एक्सपेरिमेंट है. फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है क्वेश्चन के? राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स. तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एस से डिनोट करेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम के सेट को. तो कैपिटल एस के अंदर क्या क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते हुए कहां तक जाएगा? 9 तक. क्या ये क्लियर हो गया? ये सारे पॉसिबल आउटकम्स है. ठीक है. और इसी को हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस भी बोलते हैं. फिर उसके बाद बोला ये सारे इवेंट्स भी लिखो. तो इवेंट ए क्या है? इवेंट ए क्या है? गेटिंग ए प्राइम नंबर. तो यहां पर प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, और ये 2 से स्टार्ट होते हैं. तो 2 एक अकेला इवन प्राइम नंबर होता है. इसके अलावा अगले सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं. कौन कौन से? 3 5 7. दैट्स इट. और कुछ नहीं आएगा. तो इवेंट ए के एलिमेंट ये आएंगे. समझ में आ गया? फिर उसके बाद इवेंट बी के अंदर क्या आएगा बताओ जल्दी? ऑड नंबर लेस देन 7. तो क्या आएगा? 1 3 5. क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर इवेंट सी बताओ, इसके एलिमेंट क्या क्या आएंगे? 6 and 8. दैट्स इट. मोर देन 4 लेस देन 9 लिखा हुआ. तो 4 को हम काउंटिंग में नहीं लेंगे. क्या ये सबको समझ में आ गया? हाँ, तो इसलिए प्राइम नंबर, इसलिए मैंने सारे प्राइम नंबर लिए ना. मैं ये लिखते लिखते ये बता रहा था कि 2 एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है. 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं और कोई भी इवन नहीं होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई भी और नंबर है जो इवन है, मतलब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड हो जाएगा मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होगा. ऑब्वियस सी बात है. क्या ये क्लियर हो गया सबको?
ठीक है, तो ये दो चीजें समझ में आ गई। क्वेश्चंस में आपको क्या दिया रहेगा, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को पढ़ के आप क्या निकालोगे, आउटकम्स, और उसके बाद क्या निकालोगे, उसके इवेंट्स। क्या यहां तक का टर्म क्लियर हो गया? अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, तो उस चीज पे आते हैं। तो अगर मान लो मुझे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, पी और ब्रैकेट में ए मतलब उस इवेंट का नाम है। तो इसका मतलब हम इसको रीड कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ऐसा रीड करेंगे। अगर बी लिखा हुआ है तो क्या रीड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। और ये निकालने का तरीका है P ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स, डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन इसको पढ़ने के बाद काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसीलिए इसको हम इजियर वे में लिखेंगे। यहां तक लिख लिया क्या सबने, देख लो एक बार। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यहां तक हो गया सबका? अब देखो, अगर आपको इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ए के फेवरेबल आउटकम मतलब इस इवेंट ए में कितने एलिमेंट है वो देखोगे। तो इवेंट ए में यहां पर कितने एलिमेंट है, 4, डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम। तो ऑल पॉसिबल आउटकम यहां पर कितना है, 9 है कि 10 है, 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/10, डायरेक्टली देख के। लेकिन इसको अगर मैं फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख सकता हूं, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, इस तरीके से समझ लो। तो एन ऑफ ए, एन का मतलब मैंने बता दिया था ना, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, किसके अंदर, सेट ए के अंदर। तो सेट ए के अंदर एलिमेंट है 4। एन ऑफ एस का मतलब क्या है, एन ऑफ एस का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, उसी को ऑल पॉसिबल आउटकम बोलते। तो यहां पर वो कितना है, 10। क्या ये क्लियर हो गया? तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा यहां पर, 4/10। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है तो बताओ क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब से बी क्या है, गेटिंग ए नंबर और नंबर लेस देन 7। तो यहां पर कितने एलिमेंट है, 3। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अगर आपको निकालना है तो इस एग्जांपल के हिसाब से वो कितना आ जाएगा, 2/10। तो क्या ये टर्मिनोलॉजी सबको क्लियर हो गई? नोट कर लो जल्दी से। तो अगर नोट कर लिया होगा तो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, रेडी रहना सब, और उसका आंसर करना। पूछो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4 and less than 6. Find the probability of getting an even number greater than 4 and less than 6. बाकी सब स्ट्रक्चर ऐसा ही है। मैंने एक नया इवेंट अपने मन से डिफाइन किया। आपको ऐसे इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 4 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। तो क्या ऐसा कोई होगा उसमें, कोई सा भी नहीं होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो अभी जो मैंने एक इवेंट रीड किया जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा था, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें 0 मिल रही थी, ऐसे इवेंट का एक नाम है, उसका नाम है इम्पॉसिबल इवेंट। तो लिखो ये चीज, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट अगर कोई भी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0। या किसी की प्रोबेबिलिटी 0 तो उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। क्या ये समझ गए सभी? लिख लिया? हम्म। और भी कुछ नाम है, एक एक एम्प्टी इवेंट, एम्प्टी इवेंट।
कई बार ये पूछा जाता है एम्प्टी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एम्प्टी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एम्प्टी इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट एक ही मतलब है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। इसका एक और नाम होता है नल इवेंट, इसका एक और नाम होता है वॉइड इवेंट। ये मैं अलग अलग नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन सब नामों से पूछ के आपको कंफ्यूज करेगा, मतलब एक ही है, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, क्योंकि इसके एमसीक्यू बहुत आते हैं ना, तो एमसीक्यू में आपको सारे नाम पता होने चाहिए। यहां तक हो गया सबका। अच्छा, एक और मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना। ठीक है, सपोज ये कार्ड्स का पैक है जिसमें 0 से लेके 9 तक की नंबरिंग मार्क है। वन कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन is less than 10, the number marked on the card is less than 10, the number marked on card is less than 10, मतलब जो कार्ड मैंने पिकअप किया है, जो सेलेक्ट किया है, उसमें जो नंबर मार्क है वो 10 से छोटे होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो कितने कार्ड हैं जो 10 से छोटे वाले हैं, पूरे पूरे के पूरे 10, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10/10, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1। ऐसे इवेंट को, जो अभी मैंने बोला, ऐसे इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या मिलती है, 1। तो लिखो यहां पर श्योर इवेंट, या इसका एक और नाम होता है सर्टेन इवेंट। ऐसे इवेंट को बोलते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें 1 मिलती है। ठीक है, यहां तक हो गया सबका। तो इससे हमें एक चीज ये पता चल गई कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो हम एक और चीज इसमें नोट करके लिख सकते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है और कम से कम 0 हो सकती है। कभी नेगेटिव नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी और कभी 1 से बड़ी नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी। यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं, उससे हम एक और प्रोबेबिलिटी का एक्सियोम बनाएंगे। इसको एक्सियोम बोलते हैं, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, मेरे को पता है तो बता दिया। ये सब एक्सियोम्स की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए इस प्रोबेबिलिटी के मेथड को एक्सियोमेटिक अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, तो उनका उल्टा स्टेटमेंट बताना और उसकी प्रोबेबिलिटी बताना क्या होगी। अगर मैंने बोला आज बारिश होने का चांस 70% है, तो उसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, अपोजिट स्टेटमेंट क्या होगा, आज बारिश नहीं होने का चांस, आज बारिश आज बारिश होने का चांस 70% है, तो आज बारिश नहीं होने का चांस कितना परसेंट होगा, 30% होगा। समझ में आएगी नहीं। अगर मेरे एग्जाम में पास होने का चांस 90% है, तो एग्जाम में फेल होने का क्या चांस होगा, 10%। क्या ये क्लियर हो गया ये चीज। और क्या बोल सकते हैं, क्या हुआ पराग, सबको समझ में आ गया ना कैसे निकाल रहे हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप कैसे निकाल रहे हो स्टेटमेंट को, 100 में से क्या कर दे रहे हो, माइनस, 100% में से माइनस कर रहे हो एक्चुअल में। ठीक है, उसी तरीके से मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉक्स है पेन का, एक पूरा भरा हुआ बॉक्स है जिसमें से कुछ खराब पेन्स हैं। एक पेन को हम निकालते हैं और उस पेन के खराब निकलने का चांस अगर 1/4 है, तो अच्छे निकलने का चांस क्या होगा, तो क्या हो जाएगा वो 3/4। कुछ बच्चों ने आंसर कर दिया, कैसे हुआ ये आंसर बताओ। तो उसके लिए फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, अगर किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ए है और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम किससे डिनोट करेंगे, ए डैश से। ठीक है, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना आएगा, 1। नोट कर लो ये एक और एक्सियोम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। इसको कई बार नॉट ए ऐसा भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस कई बार ऐसा भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार दैट इज इक्वल्स टू 1।
ठीक है, नोट कर लिया सबने? ओके। इंडिया के क्रिकेट मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/5 है तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कैसे निकलेगा? 1 - 1/5, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/5। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। ज्यादातर 3 तरह के रैंडम एक्सपेरिमेंट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो 3 एक्सपेरिमेंट मैं आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहले क्वाइन टॉस करने वाला एक्सपेरिमेंट, तो लिखो क्वाइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट। क्वाइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो वन क्वाइन टॉस, ये एक्सपेरिमेंट हो गया। एक क्वाइन टॉस किया, क्या आउटकम आएगा? हेड या टेल? तो यहां पर क्या लिखेंगे? सैंपल स्पेस आउटकम्स क्या आ जाएंगे? एच कॉमा टी। ये 2 आउटकम्स आ गए। समझ में आई ये चीज? अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछूं, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ? 50% या फ्रैक्शन में बताओ क्या आएगा? 1/2, क्योंकि एक हेड है और टोटल आउटकम 2 है, तो है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना आएगा बताओ? 1/2। क्या ये सबको समझ में आ गया कैसे आया? अब सेकेंड केस लेते, टू क्वाइन टॉस। अब बताओ आउटकम क्या क्या आएगा? सैंपल स्पेस क्या बनेगा? क्या क्या बनेगा, चलो बताओ। अब देखो, इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। मैं 2 कॉइन एक साथ टॉस कर रहा हूं, दोनों में हेड आ गया, तो पहला आउटकम क्या होगा? एच एच। लिखते चलते, दोनों में हेड आया तो पहला आउटकम क्या है? एच एच। ठीक है। अब पहले वाले में हेड आया और दूसरे वाले में टेल आ गया, तो क्या हो जाएगा? एच टी। तो ये हो जाएगा एच टी। इसका उल्टा भी हो सकता है, पहले में टेल और दूसरे में हेड, ये भी हो सकता है। तो क्या आउटकम हो जाएगा? टी एच। और आखिरी क्या? दोनों में टेल। तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे? 4 पॉसिबल आउटकम। क्या ये समझ में आ गया? अब इसके बाद लिखते जाना जो जो मैं लिखा रहा हूं। गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड। तो क्या होगा आंसर? 2 हेड कितने हमारे पास? एक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/4। क्या ये सबको समझ में आ रहा है ना? पीछे माही क्लियर है 1/4 कैसे आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, तो टू हेड का काउंट हमारे पास क्या है? 1, और टोटल कितने हैं? 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल, तो टू टेल वाला हमारे पास कितना है? 1। ऑल पॉसिबल कितना हो गया? 4, तो कितना आ जाएगा आंसर? 1/4। यहां तक सबको क्लियर हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल, एक हेड और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो एक हेड और एक टेल वाले कितने पॉसिबल आउटकम है हमारे पास? 2, और टोटल कितने हैं? 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2/4। क्या ये समझ में आ गया? यहां तक सब आसान लग रहा है ना? अब मैं जो लिख रहा हूं उसकी प्रोबेबिलिटी बताना, तब रियल टेस्ट होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। बोलने के पहले अच्छे से वेरीफाई कर लेना सही बोल रहे हो कि नहीं, और उसके पहले तो लिख लेना ये क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। तो इस स्टेटमेंट का हिंदी में मतलब हुआ कम से कम एक हेड आना, और कम से कम एक हेड आना मतलब हम उन चीजों को काउंटिंग में लेंगे जिसमें एक या एक से ज्यादा हेड है। तो हम किन किन को काउंट में लेंगे? 1, 2 और 3, क्योंकि ये 3 आउटकम ऐसे जिसमें एक या एक से ज्यादा हेड है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3, और पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 4।
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/4। क्या ये सबको क्लियर हो गया? अगले स्टेटमेंट में लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। एटमोस्ट। अब इसको एटलीस्ट एटमोस्ट का मतलब नहीं पता, तो एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, ओके, सबका सेम आंसर, किसी का कुछ और? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 3/4। किसी का 3/4 आया? तेरा आया 3/4। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा एक हेड का मतलब क्या हुआ? एक या एक से कम हेड। तो हम किन किन को गिनेंगे जिसमें एक हेड है या एक से कम हेड है? तो किसको गिनोगे? इसको गिनोगे ना, एक हेड है। इसको भी गिनोगे क्योंकि एक हेड है। इसको भी गिनोगे क्योंकि इसमें कितना हेड है? 0 हेड है। इसका मतलब हुआ ना ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना, मतलब एक या एक भी हेड नहीं आना। तो आपकी काउंटिंग में कौन कौन से आउटकम्स को लिया जाएगा? ये 3 आउटकम्स को लिया जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये 3/4। आया कि नहीं आया समझ में ये स्टेटमेंट? क्लियर हुआ बाकी सबको? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, 3 कॉइन टॉस। 3 कॉइन टॉस। 3 कॉइन टॉस। लिखो सारे आउटकम्स क्या क्या आएंगे। पहला तो तीनों में एच आना, ये लिखा कि नहीं? तीनों में एच आना तो ट्रिपल एच हो गया। तीनों में टेल आना, चलो ट्रिपल टी कर दिया। डबल एच एंड 1 टी, इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे डबल एच और 1 टी के? एक तो ये बन गया, फिर टी को बीच में ले आते हैं तो क्या बन जाएगा? HTH बन जाएगा। फिर टी को सामने ले आते हैं तो क्या बन जाएगा? THH बन जाएगा। समझ में मैंने कैसे निकाला? दो हेड और एक टेल का ऐसा बन सकता है कि पहले दो में हेड, तीसरे में टेल, या पहले में हेड, बीच वाले में टेल, तीसरे वाले में फिर हेड, पहले में टेल और आखिरी के दोनों में हेड। समझ में आ रहा है ये चीज? और क्या बच गया? अब डबल टी वाला बच गया, तो क्या बन जाएगा? वो TTH, THT, और क्या बन जाएगा? HTT। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? दैट्स इट, इतना ही आएगा। ठीक है, अब एक एक करके प्रोबेबिलिटी, कितने आउटकम है पहले बताओ तो? 8, तो ऑल पॉसिबल आउटकम हो गया 8। अब मैं जिससे जिससे पूछूंगा वो बताएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड स्वाति बताएगी। 1/8 करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड इज 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल आराध्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल। 1/8 करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड आयुष्मान। सबकी सबकी बारी आएगी, इंतजार करना। तो इसका आंसर 3/8 करेक्ट है क्या? जल्दी बताओ। 3/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल। ये कौन बताएगा? पराग। इसका आंसर क्या आएगा? 3/8। 1 टेल में आप किनको गिनोगे जिसमें एक टेल है? ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 1 टेल वाले है ना। बाकी इनमें 2 टेल है, इसमें 3 टेल है, इसमें 0 टेल है। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? 3/8।
अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड में किसको गिन रहे थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड में भी इन्हीं को गिन रहे थे। समझ में आ रहे? तो मतलब दोनों का मीनिंग क्या हो गया? सेम हो गया। अच्छा ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन टेल, इसका आंसर कौन बताएगा? श्रेया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। बहुत खुश हो रहा है पराग, इससे एक और क्वेश्चन पूछू क्या? हाँ बताओ। इस चीज को ना मैथ्स के जैसा मत सोचो, इसको एक जनरल कॉमन सेंस के जैसा सोचो। कम से कम एक टेल, इसका मतलब हम किनको किनको गिनेंगे जिसमें एक टेल हो या एक से ज्यादा टेल हो। एक एक करके गिनना चालू करो। क्या मैं इसको गिनूंगा? नहीं। क्या इसको गिनूंगा? यस। तो वन हो गया। इसको भी गिना जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितने फेवरेबल आ गए? 7। ऑल पॉसिबल कितने आ गए? 8। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7/8। क्या ये समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट टू हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट टू हेड। हाँ, पीछे अनुष्का। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू हेड, आराम से गिनो। इस स्टेटमेंट का मतलब पता होना चाहिए। तो एटलीस्ट टू हेड में हम किसे किसे गिनेंगे? जिसमें दो या दो से ज्यादा हेड होंगे हम उसे गिनेंगे। तो पहले वाले को काउंट करेंगे, यस। इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे, यस, क्योंकि दो है। इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। तो आप आउटकम में उनको काउंट कर लो जिसमें दो या दो से ज्यादा हेड होंगे। तो कितने काउंट मिला हमें? 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4/8। क्या ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल, सोच के रखना, जिसको पूछूंगा वो बताना। हेलो जी। हाँ, सबने गिन के रख लिया? किसका किसका आंसर रेडी है? ओके, पराग, चल ठीक है, तेरे को मौका देता हूं, बता। 6/8। हाँ कोविद, बता क्या होगा? 6/8। तो इसका मतलब कम से कम एक हेड और कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो आप गिनना चालू करो। पहले वाले को हम गिनेंगे क्या? नहीं, क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं है। इसमें एक एक भी हेड नहीं है, तो इसको भी नहीं। तो हम इसे गिनेंगे क्योंकि इसमें एक हेड और एक टेल, कम से कम एक हेड और कम से कम एक टेल है। इसको भी गिनेंगे, इसको भी गिनेंगे, इसको भी गिनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब वो है जिसमें कम से कम एक हेड और कम से कम एक टेल है। तो उसका आउटकम आ जाएगा, फेवरेबल आ जाएगा 6 और ऑल पॉसिबल आ जाएगा 8। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट टू हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट टू हेड। ये अनन्या बताएगी, आराम से काउंट कर लो। अनुषा आराम से देखो, एटमोस्ट अनन्या को पूछो, लेकिन तुम भी ध्यान। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा दो हेड होना चाहिए। तो हम किनको किनको गिनेंगे जिसमें दो या दो से कम हो? तो किसे गिनेंगे देख लो। क्या हम पहले वाले को गिनेंगे? नहीं गिनेंगे, क्योंकि इसमें 3 है। इसको गिनेंगे? हाँ, क्योंकि इसमें 0 हेड है।
कम से ज्यादा दो मतलब दो से ज्यादा वाले को नहीं गिनना है, बाकी सबको गिनना है। तो इसको नहीं गिना जाएगा, बाकी सबको गिना जाएगा। तो कितना आएगा इसका आंसर? 7/8। 7/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन हेड। माही बताओ जल्दी। ज्यादा से ज्यादा एक हेड वाले को गिनना है। मैं बाकी और क्वेश्चन भी लिखते जाता हूं। एटमोस्ट वन हेड, तो हम वन या जीरो हेड वालों को काउंट करेंगे। तो इसको तो नहीं करेंगे, इसको करेंगे जीरो हेड एक, ठीक है। इनको भी नहीं करेंगे, इसको करेंगे दो, तीन और चार। तो आंसर आएगा 4/8। सही, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। तेजस्वी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड 1/8। किसको काउंट कर रहे हो उसमें, नो हेड वाले में? ट्रिपल टी वाले को। क्लियर हो गया। तो उसका आंसर आ जाएगा 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल 1/8। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। चलो, अब जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं पूछा हूं उन बच्चों के लिए ओपन क्वेश्चन, जो भी आंसर दे दे उसका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है 4 कॉइन टॉस। 4 कॉइन टॉस, और इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, जब हम 4 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें कितने आउटकम मिलेंगे? क्या मिलेंगे वो अभी छोड़ दो, कितने मिलेंगे ये बताओ बस। तो आंसर है 16। बिल्कुल सही। कैसे पता चला? पहले में 2 था, दूसरे में 4, तीसरे में कितना हो गया 8, उसके बाद वाले में कितना हो जाएगा 16। क्या ये लॉजिक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब क्या क्या मिलेंगे वो लिखो जल्दी से, पूरे 16 आउटकम। तो 4 हेड, फिर 3 हेड वाला लिखना। तो 3 हेड वाले में टेल को ऐसा बीच में घुमाते जाना, ठीक है। फिर HTHH, फिर क्या हो जाएगा THHH। 3 हेड वाला खत्म हो गया। अब 2 हेड वाला लिखना, तो HHT, फिर HTTH, फिर TTHH, फिर क्या हो जाएगा THTH, फिर हो जाएगा HTHT, फिर क्या आ जाएगा, फिर 3 टेल और 1 हेड वाला हो जाएगा TTHT, फिर आ जाएगा THTT, फिर आ जाएगा HTTT, और आखिरी में पूरे चारों टेल। कितने आ रहे हैं काउंट करते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और छूट गया क्या मेरा भी? एक तो ये हो गया, 1 2 3 4। हाँ, ये वाले में एक छोटा है जिसमें आगे पीछे टी आएगा, हाँ बीच में एच आएगा, ये वाला एक और आ जाएगा। ठीक है, टोटल 16 आउटकम्स आएंगे। यहां तक क्लियर हो गया क्या सबको? हम्म। अब इसमें क्या पूछा जाएगा? वही सारी चीजें। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड। पहले सैंपल स्पेस बना लो जल्दी सारे बच्चे। ज्यादा से ज्यादा वैसे 3 हेड आने का चांस है। 4 हेड मतलब 3 टॉस वाला आया है, 4 टॉस वाला नहीं पूछा, रेयरली ही पूछा गया है। लेकिन अगर पूछ दे तो उसके लिए बी रेडी। तो ये बना लिया क्या सबने? सैंपल स्पेस बता दो जल्दी से, हो गया? हाँ, तो एक बार बता दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड।
1/16, सबको क्लियर ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 हेड, एग्जैक्टली 3 हेड, तो 3 हेड वाली काउंटिंग कर लोगे, 1 2 3 और 4, 4 ऐसे सिचुएशन आएंगे तो कितना जाएगा? 4/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड एंड 2 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड एंड 2 टेल, काउंटिंग बताओ क्या आएगा? सिक्स आएगा क्या? 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आ जाएगा 6/16। समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, तो हम क्या आएगा आंसर? 15/16। तो एक या एक से ज्यादा हेड वालों को सभी को गिना जाएगा, एक चीज को छोड़ के। किसको छोड़ देंगे? जिसमें हम 0 हेड है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 15/16। तो क्या इन सब का भी आंसर कर लोगे सभी? ये लॉजिक क्लियर हो गया सबको? ठीक है। 5 टॉस करेंगे तो, 5 कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने आउटकम आएंगे? 32। वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, पूछ सकता है कितने आउटकम आएंगे, उसका सैंपल स्पेस बनाने नहीं आएगा। ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। अभी जो मैं एक्सपेरिमेंट ले रहा था, पहले एक कॉइन को टॉस कर रहा था, फिर 2 कॉइन को टॉस कर रहा था, फिर 3 कॉइन को टॉस कर रहा था। अब मैं एक्सपेरिमेंट बदल रहा हूं, तुम लोग बताना क्या क्या चेंजेस होगा। अब अगर मान लो एक ही कॉइन है लेकिन उसको 2 बार टॉस किया जा रहा है, समझ रहे हो ना दोनों में क्या डिफरेंस है? इसके पहले 2 अलग अलग कॉइन थे, एक बार टॉस कर रहा था। अब क्या है, एक ही कॉइन है लेकिन उसको 2 बार टॉस कर रहा हूं, तो क्या बदलेगा और क्या होगा? कितने आउटकम होंगे? तो इसका जवाब है कुछ नहीं बदलेगा, जो हमने अभी ऐसा लेके चला था ना, ये वैसा ही रहेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो चाहे 2 कॉइन को एक साथ एक बार उछालो या एक कॉइन को 2 बार उछालो, एक ही सेम सैंपल स्पेस मिलेगा। एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या 3 कॉइन को एक बार टॉस करो, आउटकम क्या होगा? सेम होगा। क्या ये लॉजिक सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ओके, चलो। तो ये हो गया क्वाइन टॉसिंग वाला एक्सपेरिमेंट। अगला एक्सपेरिमेंट आता है डाइस थ्रो वाला। नेक्स्ट लिखो, थ्रोइंग ए डाइस या रोलिंग ए डाइस। रोलिंग ए डाइस। तो 1 डाइस वंस, एक डाइस को एक बार। तो बताओ, ऑल पॉसिबल आउटकम सबको पता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां तक क्लियर हो गया? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एक एक करके मैं यहां स्टेटमेंट लिख रहा हूं, तुम लोग भी लिखते भी जाओ और बताते भी जाओ, आंसर बोलते जाना, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो 3/6, किसको किसको काउंट कर रहे हो? 2 4 6, तो यहां पर आ जाएगा 3/6। साइड में मैं लिख देता हूं, 2 4 6 को हम काउंटिंग में लिए, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, इसमें भी क्या आ जाएगा? 3/6। किसको किसको काउंट करोगे अब? 1 3 5, सबको इवन ऑड पता है ना? हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। 4/6 3/6 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो ये बताओ, किनको ले रहे हो आप प्राइम नंबर में? 2 3 और 5, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3/6। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम
नंबर, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/6, क्योंकि एक ही इवन प्राइम नंबर होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6 क्या आएगा 5/6। लेस देन 6 मतलब 6 से छोटा नंबर आना, तो यहां पर हम किसको किसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 को, 1 2 3 4 एंड 5। यहां तक सबको समझ में आ गया? और कुछ हो सकता है क्या? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर, कौन कौन से होते हैं कंपोजिट नंबर? 4 और 6, यही दो क्या होंगे कंपोजिट नंबर, क्योंकि 4 को हम 2 इंटू 2 और 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2। और क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड हो सके, उसके आने की प्रोबेबिलिटी 2/6। तो किसको किसको काउंट करोगे 3 और 6 को? समझ में आ गया? हाँ, 2 से डिवाइड होने वाले नंबर, तो 2 4 और 6, 3/6 आ जाए। तो क्या ये वर्ड और इसको मैचिंग कर लोगे ना प्रोबेबिलिटी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं 2 डाइस रोल। 2 डाइस को जब रोल करेंगे तो क्या होगा? रोलिंग 2 डाइस, रोलिंग 2 डाइस। तो रोलिंग 2 डाइस के लिए ना एक टेबल बनाना, एक हो जाएगा इधर D1 और नीचे पे लिखना D2, डाइस 1 डाइस 2। तो क्या क्या हो सकता है? डाइस 1 में 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आउटकम होंगे। इसमें भी वैसे ही 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आउटकम होंगे। तो दोनों को मिला के कौन कौन से आउटकम्स बनेंगे? पहले में भी 1 आ जाए और दूसरे में भी 1 आ जाए, समझ रहे हो ना ये चीज? अगला क्या हो जाएगा 1 2, अगला क्या हो जाएगा 1 3 1 4 1 5 और लास्ट क्या हो जाएगा 1 6। इधर पे क्या आ जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। नेक्स्ट आ जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। 4 1 4 2 पूरा लिखना है ना, कंजूसी नहीं करना है। लिखो जल्दी जल्दी, क्योंकि ये लिखोगे तब फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छे से लिखना। और कितने पॉसिबल आउटकम आ रहे हैं टोटल? 36। एक को रोल करने पे 6, दो को रोल करने पे 36, तीन को रोल करने पे कितना आएगा? अंदाजा लगाओ। नहीं, 216 करेक्ट। कैसे पता चलता है? 6 की पावर, 6 की पावर 1 तो 6 आउटकम, 6 की पावर 2 तो 36, 6 की पावर 3 तो क्या हो जाएगा 216। क्वाइन के केस में 2 की पावर लगती है क्योंकि क्वाइन में 2 आउटकम होते हैं। डायस के केस में 6 की पावर लगती है क्योंकि डायस में 6 आउटकम्स होते हैं। समझ में आ गया सबको ये? तो ये सबने नोट कर लिया। अब एक क्वेश्चन लिखो, a pair of dice a pair of dice is rolled simultaneously, is thrown simultaneously. A pair of dice is thrown simultaneously, full stop.
अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली या रोल्ड, जो लिखना चलेगा। ऐसा क्या लिखा दिया जो तू लिख नहीं पा रहा है पराग? साइमल्टेनियसली नहीं लिखता, चल ठीक, आगे लिखो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, साइमल्टेनियसली का मतलब तो पता है ना? हाँ बता। एक के बाद एक नहीं होता भाई, एक साथ। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, ठीक है। हाँ तो क्या लिखा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन भी लिखते जाना, आंसर भी लिखते जाना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 2, मतलब जो दोनों डायस के जो आउटकम आए उसका आउटकम का सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो ना? मतलब दोनों में 1 आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों में 1 मतलब किस चीज की प्रोबेबिलिटी? ये वाले आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या होगा आंसर बताओ? 1/36, क्योंकि सम 2 एक ही केस में आएगा जब दोनों में 1 आएगा, और ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 36। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/36। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये लिखते जाओ साथ में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3, तो उन आउटकम का सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी। तो सम 3 कौन कौन सी सिचुएशन में आएगा? इन दोनों सिचुएशन में सम कितना आएगा? 3। तो हमारे पास दो फेवरेबल आउटकम, ऑल पॉसिबल कितने हो गए? 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/36। क्या ये समझ में आ गया सबको? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 4, सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी। तो सम 4 कब कब आएगा? तो ये देख लो, इन सारी सिचुएशन में सम कितना आएगा? 4। समझ रहे हो? तो कितने आउटकम हो गए? 3। तो ये कितना आ जाएगा? 3/36। समझ में आते जा रहे हैं ना कैसे कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 5, तो 5 सम मतलब हम इन सबको काउंटिंग में ले लेंगे, ये वाले सारे, और ये आ जाएगा। हाँ ये कैसे पता चला? 1 + 4, 2 + 3, 3 + 2, 4 + 1। समझ रहे हो ना? हाँ ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो इसका कितना है? 4/36। तो चलो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना आ जाएगा? सम 6, 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7 कितना आ जाएगा? 6/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 8। अब सम 8 कब आएगा? देख लो यहां पर सम 8 आएगा, अब यहां से कम होना चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ये सब में सम 8 आएगा, 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा ये? 5/36। क्या ये क्लियर हो रहा है सबको? प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 9, 4/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 10, 3/36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 11, 2/36। लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 12, 1/36। तो सम 12 सिर्फ इसी सिचुएशन में आएगा और उसका आंसर आएगा 1/36। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर बताना। लिख लिया सबने? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। हाँ पर क्या मतलब होता है डबलेट का? दोनों में सेम नंबर आना, तो उसको डबलेट बोलते हैं। तो डबलेट कब कब आएगा यहां पर देख लो। डबलेट मतलब ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6/36।
क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अनुष्का लिख नहीं रही हो क्या? लिख रहे हो? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम more than 10. Find the probability of getting a sum more than 10. अनन्या नहीं समझ में आया क्वेश्चन? सम जो है वो मोर देन 10 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। मोर देन 10, तो देखो यहां पर सम कितना आ रहा है 10, यहां पर सम कितना आएगा 11, और यहां पर सम कितना आएगा 12। तो मोर देन 10 मतलब हम इन तीनों को काउंट करेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 3/36। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, find the probability of getting sum less than 7. Find the probability of getting sum less than 7. तो लेस देन 7 सम आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। लेस देन 7, तो 7 देखो कहां पर आ रहा था, यहां 7 आ रहा था, तो इसके पहले वाले पूरे की काउंटिंग को कर लो, यहां से यहां तक कितना आएगा देखते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितना आ जाएगा 15/36। समझ में आ गया सबको ये? नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इन एटलीस्ट वन ऑफ द डायस। लिखो ना आगे क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इन एटलीस्ट वन ऑफ द डायस। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक में 5 आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। सोच के रखो आंसर। हेलो, हाँ किसी का आया क्या आंसर? 11/36, कम से कम एक में 5 आने की प्रोबेबिलिटी। तो आप इसमें किनको किनको काउंट में लोगे, इसमें और इसके, तो ये टोटल कितने आ रहे हैं देखो, यहां पर 6 हो गए और यहां पर भी 6 हो गए, लेकिन ये 2 बार काउंट हो जा रहा है, इसलिए टोटल में से हम एक माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 11/36। समझ में आ गया सबको? और अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डायस शोज लेस देन 4, दोनों डायस में 4 से छोटे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों डायस में 4 से छोटे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप किसको किसको काउंटिंग में लोगे, इतनों को काउंटिंग में लोगे, तो कितना आ जाएगा ये 9/36। तो क्या ये समझ में आ गया कैसे निकलेगी प्रोबेबिलिटी? अब अगर अभी जितने क्वेश्चन देखे होंगे ना आज की क्लास में जो मैंने करवाए, ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर अप हो गए होंगे इसके अंदर। एटलीस्ट एटमोस्ट वाला तो लगभग हर बार आता है। अगर पिछले 3 साल 4 साल का क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो 7-8 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने यहां पर कर लिए। ठीक है, एटलीस्ट एटमोस्ट पक्का है, डबलेट वाला क्वेश्चन पक्का है, और कौन सा वाला क्वेश्चन जो अभी सम वाला क्वेश्चन पक्का है, ये वाला टेबल ऐसे ही जैसा हमने अभी बनाया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और लिखते जाना उसको। हाँ बनाना चाहिए वैसे तो। एक आखिरी एक्सपेरिमेंट बचा है, कौन सा है किसी को पता है क्या?